बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स में सेकंड चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है जी? ऑब्जेक्ट की उन प्रॉपर्टीज को आप फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हो तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप्स होती है हमारे पास, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स की बात करें तो स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है कि जिनमें खाली मैग्नीट्यूड मिलता है आपको और यूनिट मिलता है, बस। डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उस ऐसी क्वांटिटीज को आप स्केलर्स कहते हैं। मैग्नीट्यूड से मुराद जो नंबर होता है जी, 10, 20, 30, और यूनिट से मुराद उसका प्रॉपर यूनिट किलोग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड वगैरह। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें हमारे पास खाली मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहते हैं। ये मिसाल लिखी हुई है जी, कुछ एग्जांपल्स, मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क वगैरह, ये तमाम जो है बहुत सारी है, इनमें से ये चार ये स्केलर्स होती है। फिर उसके बाद हमने बताया आपको कि स्केलर क्वांटिटीज को अगर हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उनका प्रॉपर सिंबल यूज करते हैं, बस। मास के लिए एम का इस्तेमाल किया जाता है, टाइम के लिए स्मॉल टी का, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी का और वर्क के लिए डब्ल्यू का। ऐसे हम खाली बस उनका प्रॉपर सिंबल यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज को अगर हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है तो हम जो अर्थमेटिक के रूल्स हमने सीखे होते हैं मैथ में, उनको ही यूज करके हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देते हैं। बस कंडीशन ये है कि यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास मास को मास में आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उनके यूनिट आप सेम कर लें। उसके बाद आप उनको अर्थमेटिक के रूल्स के जरिए ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। दूसरी तरफ वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनमें मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन का होना जरूरी है, अदरवाइज आपको ये फिजिकल क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही होगी। और इस डायरेक्शन का बकायदा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर दें तो वेक्टर क्वांटिटी के मायने बदल जाते हैं। अगर फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट है, जिस डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। इन्फ्लुएंस है डायरेक्शन का। मिसाल के तौर पे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इन सब में हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ प्रॉपर डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। उसके बाद वेक्टर्स को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उनका प्रॉपर सिंबल लिखेंगे, साथ साथ ऊपर एरो हेड लगाते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसके अलावा वेक्टर्स क्वांटिटी को अगर आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है तो आप अर्थमेटिक के जो नॉर्मल रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते। आपने इनके लिए स्पेशल रूल्स बनाए हुए होते हैं और उन रूल्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं वेक्टर अलजबरा। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ द वेक्टर्स आर डन बाय वेक्टर अलजबरा, जो कि हम अब इस चैप्टर में ही सीख रहे हैं कि ऐड कैसे किया जाएगा वेक्टर्स को, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि इस चैप्टर में हम स्केलर्स को बस इतना ही हद तक पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम बस वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो हमने वेक्टर को सबसे पहले, इसके रूल्स वगैरह को समझने से पहले, हमने ये देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, वेक्टर को लिखने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक कहलाता है सिंबॉलिक मेथड और एक कहलाता है ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक मेथड के अंदर हम वेक्टर को सिंबल्स की मदद से डिनोट करते हैं, जबकि ग्राफिकल मेथड के अंदर हम वेक्टर को डायग्राम की मदद से ड्रॉ करते हैं। सिंबॉलिक मेथड के अंदर, जब मैंने आपको सिंबॉलिक मेथड के अंदर बताया कि अगर आपने वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल है, ठीक है। अगर आप एक कंप्लीट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसका सिंबल लिखें और ऊपर एरो हेड लगा दें। तो इस सिंबल को अगर आप यूज करते हैं ना, जैसे एफ, ये एफ फोर्स का एफ है, अगर आप ये एफ और ऊपर एरो हेड लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया ये फोर्स जो है कंप्लीट है। ये फोर्स जो है कंप्लीट है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल हैं। अगर आप खाली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो आप खाली सिंबल लगाएंगे, एरो हेड नहीं लिखेंगे, या फिर आप सिंबल को मॉड्यूलस साइन के अंदर लिखेंगे।
तो अगर आपको ये सिंबल नजर आता है या ये सिंबल नजर आता है तो आप समझ जाएं कि दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन की बात हमने नहीं कही हुई, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर आप वेक्टर का खाली डायरेक्शन शो करना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप स्मॉल लेटर लिखकर उसके ऊपर हैट लगाएंगे। ये वाला सिंबल जो है वो हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी दी थी कि सपोज करें अगर आपके पास 10 न्यूटन की फोर्स है और इसकी डायरेक्शन है 60 डिग्री एक्स एक्सिस के एतबार से, एंगल आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो अगर आपने कंप्लीट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, मुकम्मल यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन दोनों आपने प्रेजेंट करनी है, तो आप इसको कैसा सिंबल देंगे, फोर्स है ये एफ और ऊपर एरो है। अगर आप खाली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे तो आप मॉड्यूलस के अंदर एफ को लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड मेंशन कर देंगे, और अगर आपको डायरेक्शन लिखनी है तो एफ के ऊपर एरो हेड लगाएंगे और डायरेक्शन लिख देंगे। ये ठीक है जी। तो ऐसे आप इसको वेक्टर के तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और दोनों चीजें। फिर हमने ये भी देखा कि अगर आपको कोई दो चीजें पता है, तीसरी चीज के निकालने के लिए फॉर्मूले क्या है, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है कि एक वेक्टर जो होता है, कंप्लीट वेक्टर, वो कैसे मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के लिखते हैं। मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये न्यूटन है एक अलग यूनिट, ये एंगल एक अलग यूनिट, आप मिला के लिख देंगे जी ऐसे। तो देख लें, ये ए, ये एफ बार हो गया और ये एंगल हो गया, ऐसे आप मेंशन कर देते हैं। अगर आपको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये एरो हेड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका खाली मैग्नीट्यूड निकालने का। तो अगर आपको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या करें, कंप्लीट वेक्टर को उसके डायरेक्शन से डिवाइड कर दें। ये आपके पास कंप्लीट वेक्टर है, ठीक है, सॉरी ये गलत है, 60 डिग्री, आप इसको इसकी डायरेक्शन से डिवाइड कर दें, एंगल से एंगल कट गया, देखें क्या बच रहा है, खाली मैग्नीट्यूड। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप कंप्लीट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ये कंप्लीट मैग्नीट्यूड आ गया, कंप्लीट वेक्टर आ गया, और आपने इसको डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, तो अब मैग्नीट्यूड कट गया, देखें क्या बचता है, डायरेक्शन बच गई, ये आपका डायरेक्शन का सिंबल हो गया एरो हेड। तो ये हमारे पास तरीका हो गया सिंबॉलिक मेथड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। फिर हमने दूसरा देखा जी, दूसरा तरीका हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंट करने का वो कहलाता है ग्राफिकल मेथड, और इस मेथड में आप वेक्टर को बकायदा एक डायग्राम की मदद से ड्रॉ करते हैं। तो जिस तरह ट्रायंगल की डायग्राम 3 साइडों वाली होती है, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइडों वाली होती है, सर्किल की गोल सी होती है, इसी तरह वेक्टर के लिए जो डायग्राम होती है वो होता है रे, यानी कि जिसको आप कॉमन लैंग्वेज के अंदर एरो कहते हैं। ऐसा ऐसे एक डायग्राम की मदद से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एरो का जो लेंथ होता है ये आपकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि इसका जो हेड होता है वो आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये भी बताया था मैंने आपको कि ये जो एरो है, इसके जिस पॉइंट पर हेड होता है, एरो हेड, उसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट या हेड, और जहां एरो हेड नहीं होता उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट या टेल। वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आके खत्म। तो ये जो लेंथ है आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो डायरेक्शन है ये आपके एरो हेड से आपको रिप्रेजेंट होती है। इसको मैंने ड्रॉ करने का भी तरीका बताया था, पहले आप स्केल लेते हैं, स्केल की मदद से आपके पास अगर कोई बड़ा क्वांटिटी होती है जैसे 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, अब इतनी बड़ी लाइन आप रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, आप स्केल की मदद से इसको छोटा कर देते हैं कि जी 200 न्यूटन जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है या 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर आप डायरेक्शन बताते थे। इसकी मैंने ग्राफिकल एग्जांपल्स आपको लेके दिखाई थी। तो ये हमारी लास्ट क्लास का रिवीजन था जिसमें हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब वेक्टर के वो जो प्लस माइनस के रूल हैं उनको पढ़ने से पहले हम कुछ जरा वेक्टर की टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कुछ वेक्टर्स की हम किस में देख लेते हैं, या फॉर्म्स ऑफ वेक्टर कह लें आप इसको, वेक्टर की शक्ल, फॉर्म्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो है काफी बड़े टॉपिक्स होंगे, उनको कंप्लीट करने, उनको स्टार्ट करने से पहले हम जरा छोटे छोटे टॉपिक्स को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वेक्टर। हमारे पास बहुत सारे वेक्टर की फॉर्म होती है जी, बहुत सारी वेक्टर की फॉर्म होती है। इनमें से पहला फॉर्म जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कहलाता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ये पहली फॉर्म आपको बता रहा हूँ जी, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, सपोज करें जी ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर ले जी ए है, मैंने आपको बताया खाली ए या मॉड्यूलस लगाए तो ये मैग्नीट्यूड होता है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा जी, बिल्कुल इसी जैसा वेक्टर, सेम लाइन, सेम एंगल,
बिल्कुल सिमिलर इसी जैसा आप एक वेक्टर ड्रॉ करें, लेकिन उसकी डायरेक्शन आप अपोजिट कर दें। यानी कि जो हेड है ना, ये हेड था, इसको टेल बना दें। ये देखिए टेल बना दिया, और जो टेल था उसको आप हेड बना दें। इसको आप कहते हैं नेगेटिव वेक्टर, और इसको आप माइनस साइन से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास ये एक वेक्टर है जी एक्स एक्सिस पे बी के नाम से, तो इसका नेगेटिव क्या होगा जी? बिल्कुल सेम लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करें आप, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दें, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव वेक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास एक ऐसा वर्टिकल वेक्टर है जी एफ के नाम से, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? बिल्कुल सेम लेंथ की आप एक और एरो बनाएं, बस उसकी डायरेक्शन आप अपोजिट कर दें, ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ये होता है जी, अक्सर हम देखते हैं ना कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जी, हम कहते हैं ये फोर्स लग रही है, और हम कहते हैं जी अपोजिट फोर्स लग गई, इसको हम कहते हैं माइनस है, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। देख लिया, दोनों वेक्टर की लेंथ एक जैसी रखी जाती है, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज होती है, ये 20 न्यूटन तो ये भी 20 न्यूटन, तो इसलिए ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ जो है वो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या होगा? एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ जो होती है वो बिल्कुल ओरिजिनल वेक्टर की जैसी होती है, उसका एंगल भी सब कुछ सेम होता है, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जो हेड होता है वो टेल बन जाता है, जो टेल होता है वो हेड बन जाता है। ऐसे वेक्टर को आप नेगेटिव वेक्टर कहते हो, और इसको आप डिनोट कैसे करते हो? माइनस साइन लगाकर। उसके बाद दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है जी फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है जी? सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है जी, ये ये एक वेक्टर है जी ए के नाम से। इस वेक्टर को अगर आप कहीं पर भी ले जाएं, कहीं पर भी आप इसको ले जाएं, कहीं पर भी ले जाएं, लेकिन बस पैरेलल होना चाहिए। हाँ जी, वापस आ गया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो फ्री वेक्टर बता रहा था मैं आपको। फ्री वेक्टर क्या होता है? सपोज करें ये आपके पास एक ए वेक्टर है, आप इसको कहीं पर भी, ये वेक्टर अगर ऐसा है कि आप इसको कहीं पर भी मूव करें, कहीं पर भी ले जाए, बस ये याद रखिएगा इसकी लेंथ, इसका एंगल, इसका हेड कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आपने इस वेक्टर को उठा के देखें, इधर ले गए आप, ये देखें इधर ले गया मैं, बिल्कुल सेम लेंथ है, सेम एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये सेम है, देखें दोनों में। हेड स्टार्ट कर रहा है। इसी तरीके से देखें, अब दोबारा मैं इस वेक्टर को, अब मैं इस पोजीशन